हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें इस समय हम राष्ट्रपति में हैं, वो भी राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कार्यपालिकीय शक्तियों के बारे में चर्चा हो चुकी हमारी आपकी। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी विधायी शक्ति है, किसकी विधायी शक्ति, राष्ट्रपति को कौन सी विधायी शक्तियाँ मिली हुई हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। विधायी शक्ति वास्तव में अगर देखा जाए तो विधि निर्माण कौन करता है? किसी भी राज्य यानी किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक संरचना जो होती है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से बनती है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधियों का क्रियान्वयन करना, और उन विधियों के निर्माण करने की जो शक्ति होती है विधायिका के पास होती है। तो क्या जो विधि निर्माण की शक्ति यानी विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, वही आपको देखना है। तो यानी विधि निर्माण की शक्ति हमारे यहाँ किसके पास है? आप कहेंगे कि सिर्फ संसद के पास है। नहीं, आप समझिएगा भारतीय संविधान संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है, और यानी संसद से क्या मिलेगी आपको? विधायिका मिलेगी। कौन सी विधायिका? केंद्र की विधायिका, यानी कैसी? संघ की विधायिका की बात करेंगे आप। अब ये भी आप समझिएगा कि राज्य भी विधि का निर्माण करते हैं, तो राज्य की भी विधायिका है, ऐसा तो है नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट है। किस आधार पर? विषयों के आधार पर। जब आपको जो ना समझ में आए पूछिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ होता क्या है कि राज्य भी विधि निर्माण करता है, और राज्य तो इसमें क्या है कि जब आप संघ राज्य केंद्र संबंध को पढ़ते हैं तो वहाँ आपको मिलता है क्या? आपको मिलेगी एक अनुच्छेद 266 मिलेगा, है ना। वहाँ आप देखेंगे कि विभाजन है, नहीं 246 है क्या? 246 शायद है, हाँ 246 है, जिसमें विषयों के आधार पर विभाजन है। किसका? हाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची, राज्य और समवर्ती, है ना। तो यहाँ विषयों के आधार पर बता दिया गया किस पर कौन विधि बनाएगा। जैसे संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को, केंद्र की विधायिका को है, और राज्य के विषयों पर राज्य को है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं जहाँ पर संघ राज्य के विषय पर कानून बना सकता है ना। वो भी राज्य जब ऐसा चाहता तब होता है। इसकी अब चर्चा हम केंद्र राज्य संबंध के चैप्टर में करेंगे, जब उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ हम जाएंगे तो राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ आप समझ नहीं सकते हो, ठीक। अब समवर्ती सूची जो होती है इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, राज्य विधायिका बना सकती है, और केंद्र का भी जो विधायिका भी बना सकती है। लेकिन केंद्र की जो केंद्र विधायिका द्वारा बनाया गया जो विधि है वही सर्वमान्य है। अगर मान लीजिए कोई विवाद होता है किसमें? समवर्ती सूची के किसी विषय पे कानून अगर बनाया किसने? राज्य ने भी बना दिया, राज्य विधायिका ने भी बना दिया है, और संघ विधायिका ने भी बना दिया है, तो अगर ओवर राइट का मामला होगा तो संघ वाला मान्य होगा, ये समझिएगा, राज्य का नहीं। अब ये भी एक बात है कि इन तीनों सूचियों में जो विषय है ही नहीं उसे कहते हैं क्या? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं, यानी संघ केंद्र की जो विधायिका है, अगर इन तीनों सूची में कोई विषय नहीं है, उस विषय पे कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? संघ के पास है ना, यानी केंद्र विधायिका के पास है। तो यानी आप समझ गए कि हमारे यहाँ जो विधायी शक्ति है या जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो अब विषय के अंतर्गत बटा हुआ है, यानी राज्य को भी, राज्य विधायिका को भी है और संघ की विधायिका को भी है, दोनों को है। तो एक बात होती है कि जब मान लेते हैं कि कौन विधि बना रहा है, अगर संघ की विधायिका कोई विधि का निर्माण कर रही है तो आप समझिएगा कि उसमें राष्ट्रपति भी क्या होगा? अहम भूमिका में होगा। राष्ट्रपति के साथ साथ कौन होता है? लोकसभा है, और आपकी जो राज्यसभा है वो भी है, तीनों हैं। तो तीनों से मिलकर संसद बनेगी, और बिना तीनों के मिले विधायिका नहीं बनेगी, समझिएगा। यानी विधायिका विधि का निर्माण करती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये केंद्र की बात हो रही है, केंद्र की बात चल रही है, ये केंद्रीय विधायिका की बात हो रही है, ये संघ विधायिका की बात हो रही है। वहीं आज जब देखते हैं किसी राज्य विधायिका जो है, जो राज्य की विधायिका है, इसे क्या है? इसे कानून बनाने की शक्ति है। जो राज्य सूची के विषय हैं वही बनाएगी, और कुछ ऐसे भी हैं जो क्षेत्र के अंतर्गत यानी स्थानीय स्तर पर भी कुछ विधि निर्माण कहते हैं कि उन्हें क्या मिलती है? छूट मिलती है, और विधि का निर्माण करते भी अपनी स्थानीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो यानी कि जो राज्य विधायिका है इसमें कौन होता है? इसमें राज्यपाल होता है। जैसे संघ में राष्ट्रपति है, वैसे यहाँ कौन है? वैसे यहाँ राज्यपाल है। अब इसके साथ और क्या कनेक्ट हो रहा है
इसके साथ विधानसभा हो रही है, यानी राज्य की जो विधानसभा है वो शामिल होगी। और जिन राज्यों में विधान परिषद हो, जैसे कि आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यूपी है, तेलंगाना है, आंध्रा है, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो जहां मान लीजिए विधान परिषद हो, तो विधान परिषद को भी मिला करके तब क्या बनेगी, तब राज्य की विधायिका बनेगी। और जिन राज्यों में मान लीजिए विधान परिषद नहीं है, वहाँ इन दोनों को मिलाने से ही विधायिका बन जाएगी, यानी राज्यपाल और विधानसभा दोनों। समझे आप मेरी बात या नहीं समझे? बाउंस कर रहा है? नहीं बाउंस करे तो बताइएगा, है ना। तो इन्हें विधि निर्माण की शक्ति। तो क्या हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति? तो राष्ट्रपति को आखिरकार विधि के निर्माण में कैसी शक्तियां मिली हुई है? राष्ट्रपति दिमाग शांत नहीं है, नहीं शांत नहीं है, समझ नहीं आया? कुछ ऐसा है इसमें जो बाउंस कर रहा है? हाँ, नहीं हो तो बताइए, कुछ ऐसा इसमें हो जो बाउंस कर रहा हो, है बेटा? तब कहें उदास हो। तो जो जिस राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमें यही देखना है कि जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास विधि निर्माण में शक्तियां हैं, यानी वह विधायिका का हिस्सा है, तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79, विधि निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति कब शामिल होता है, उसे शामिल करता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में ये कहा गया कि संसद की संरचना है। संसद की संरचना की जब बात की जाती है तो उसमें क्या कहा दिया जाता है कि उसमें राष्ट्रपति होगा शामिल। राष्ट्रपति के बाद लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, यानी जब ये शामिल हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल हैं, तो क्या ये समझिएगा कि अगर कोई भी विधेयक आ जाए, कोई बिल आ जाए, है ना, विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहले प्रस्ताव आएगा, वही प्रस्ताव यानी कि जो बिल होगा, प्रपोजल होगा, वही बिल जब पास होगा एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, पास सपोज करिए कि पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट जिसे आप कह देते हैं कि अधिनियम है, ये पहले एक बिल ही था, एक विधेयक था ना, पहले सदन में आएगा, मान लेते चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, कहीं भी जाए, है ना। अब इस समय क्या है, एक विधेयक मात्र है, ये मात्र एक विधेयक है। जब किसके द्वारा पेश किया जाएगा सदन के अंदर, या तो सरकारी या तो गैर सरकारी। सदस्य 2 टाइप के होते हैं, जो सरकार में होते हैं वो सरकारी सदस्य हैं, यानी मंत्री लोग हमारे, जो सरकार के नहीं हिस्सा हैं और सदस्य हैं सदन के, वो गैर सरकारी। विधेयक 2 टाइप का होता है, सरकारी और गैर सरकारी। तो मान लीजिए यह विधेयक पेश किया गया कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा में पास हुआ 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर को पास हुआ यह विधेयक, और 20 सितंबर के बाद कहाँ गया, लोकसभा के अंदर। लोकसभा ने इसे 28 सितंबर को पास कर दिया। अब यहाँ से दोनों जगह से जब पास हो गया तो कहाँ जाएगा, अब जाएगा हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इसे 3 अक्टूबर को अपना सिग्नेचर कर देंगे। अब ये क्या बन गया, जो विधेयक था, अब ये जानते क्या बन गया, जैसे राष्ट्रपति सिग्नेचर हुआ था वैसे ही ये बन गया अधिनियम। समझे बात? तो राष्ट्रपति की तो इसीलिए तो कहा गया कि बहुत ही जो संसद की संरचना है वही तो विधायिका है। जो आर्टिकल 79 है वो कहता है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है, तो यानी विधि के निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की ये भूमिका है। राष्ट्रपति को लगा धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, 2 चीज़ों को छोड़ करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को यह शक्ति है विधि निर्माण की प्रक्रिया में। कैसी शक्ति है कि राष्ट्रपति हमारा, अगर दोनों मान लीजिए यही पॉक्सो एक्ट गया, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि ठीक नहीं है, वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति हमारा। अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया उस विधेयक को, तो जानते हो अब वापस आएगा। अब वापस जब आया तो लोकसभा राज्यसभा ने विचार किया, संशोधन किया, नहीं किया, आ गया, उसमें कोई चीज़ अगर चेंज करना चाहा तो सदन ने चेंज कर लिया। और मान लीजिए उसे चेंज नहीं भी किया या चेंज किया, और क्या किया उसने, फिर दोबारा किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास।
तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति बाध्य है किस बात को लेके कि उसे सिग्नेचर करना ही है। अब वो विधेयक अधिनियम बनेगा, ये बात समझिएगा। या तो विधेयक जैसे गया था वैसे ही जेबी वीटो का इस्तेमाल करता, अपने पॉकेट में डाल देता, तब वो अधिनियम, वो विधेयक रह जाता, अधिनियम नहीं बनता। उसके पावर की चर्चा हम करेंगे जब हम संसद को पढ़ेंगे, तो आपको हम बताएंगे राष्ट्रपति कैसे किसी विधेयक को शून्य अवस्था में लेके चला जाता है। लेकिन उसकी जब यहाँ हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा आपको यहाँ शॉर्ट देखना होगा, क्योंकि अगर आप संसद को समझे हों तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यानी जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति में राष्ट्रपति की ये भूमिका है। किसी भी बिल को जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा वो अधिनियम बनेगा ही नहीं, तो विधि का निर्माण तो होगा ही नहीं ना, वो खाली विधेयक ही रह जाएगा बस। विधि का निर्माण नहीं होगा, मात्र क्या रहेगा, वो सिर्फ विधेयक रहेगा। उसे विधेयक बनने के लिए राष्ट्रपति सिग्नेचर होना चाहिए। अब राष्ट्रपति ने यह भी कहा दिया कि भाई हो सकता है 3 तारीख को ही लागू, आज ही लागू है, ऐसा भी कह सकता है वो। ये भी कहेगा कि यह अधिनियम जो है 1 जुलाई से लागू होगा 2025 में, जैसे जीएसटी बन गया पहले लेकिन लागू कब हुआ, 1 साल बाद। तो वैसे ऐसा भी कह सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं इसके साथ में। तो ये है राष्ट्रपति की क्या शक्ति। अब एक छोटी छोटी बातें और हैं कि उसके पास और क्या शक्तियाँ हैं। वैसे इसमें मैं बहुत सारी बातें समेट दिया हूँ, अगर आप समझ पाएँ तो बहुत सारी बातें मैंने समेट दिया इसके। अधिवेशन, आप समझिएगा कि राष्ट्रपति ही क्या करता है, अधिवेशन बुलाता है। यानी अधिवेशन बुलाने का काम किसका है, अधिवेशन आहूत लिखा जाता है, आहूत करना या अधिवेशन बुलाना, बैठक की शुरुआत करना, ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। एक बात और समझिएगा, क्या सत्रावसान का भी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के। यानी आप समझिएगा किसी भी सदन का, जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन के अंदर जो उसका सत्र यानी सेशन बुलाया जाता, अधिवेशन बुलाया जाता, बैठक बुलाई जाती है, उसमें 1 साल में होता है कि आप 2 बार कम से कम आपको बुलाना है। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाएगा 6 माह के अंतर, यानी 6 माह से अधिक नहीं होने पाएगा। यानी प्रत्येक 6 माह पे उसे बुला लेना पड़ेगा, क्या, अधिवेशन, सत्र को आहूत करना होगा। एक संसद के एक सत्र व आगामी सत्र में 6 माह का अंतर होता है। जो बैठक चल रही, जो आगे आने वाली है, उसके मध्य में अंतर कितने महीने का होगा, 6 माह का होगा। और सत्र को आहूत करेगा, बुलाएगा। एक कंडीशन और होती है कि राष्ट्रपति प्रत्येक क्या करता है, जो न्यू ईयर आता है तो सदन को, बैठक को आहूत करता है, यानी सब अधिवेशन की शुरुआत करवाता है। यानी शुरू में ही हैप्पी न्यू ईयर सदन के साथ कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि लोकसभा का आम चुनाव होके आया, जैसे भी चुनाव हुआ था हमारे देश के अंदर, तो भले ही 6 महीने से कम का पहले अधिवेशन हो चुका था, लेकिन चूंकि जैसे लोकसभा आएगी, नई लोकसभा गठित होगी, आम चुनाव नहीं सामान्य चुनाव हो जाएगा, और नई लोकसभा आएगी, तब भी राष्ट्रपति क्या करेगा, अधिवेशन आहूत करेगा, यानी सत्र को बुलाएगा, है ना। तो यानी कि कई कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, सामान्यतः उसे 6 माह में एक बार तो बुलाना ही बुलाना अधिवेशन। दूसरी कंडीशन ये कि जब नया साल होगा, यानी नव वर्ष में, वो बुलाएगा। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि मान ली लोकसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसे लोकसभा का अधिवेशन बुलाना ही होगा, आहूत करना ही होगा। कभी कि राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा को एक साथ विशेष भाषण में भी बुलाता है। ये समझ के व्यवहारिक बातें हैं, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। आप लेक्चर के थ्रू आप बार बार सुन सकते हैं, एक ही बात को बार बार कहने की कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप सत्र का जानते हैं, सत्र का समापन करना, सदन का नहीं, सत्र का समापन। यानी क्या कह सकते हैं, सत्र का समापन होगा, जैसे कि जिसने बुलाया है वही सत्र को समाप्त करेगा। आप ये ना कहिए कि सदन में समाप्त करें, ना ना, लोकसभा का वो विघटन नहीं करने जा रहा है। हाँ, एक चीज और, एक शब्द होता है स्थगन का, स्थगन। क्या स्थगन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं, स्थगन करने का काम होता सदन के सभापति का। अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन का
स्थगन करेगा, या अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। इसे मैंने कहा कि सदन का जो अध्यक्षता कर रहा पीठासीन अधिकारी वो उसे रद्द क्या करेगा, स्थगन वो करेगा। राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाता है, ये आर्टिकल 85 में होना चाहिए, है ना। 85 अनुच्छेद 85 की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जो ये दोनों बातें चल रही हैं ये आर्टिकल किसकी है, 85 की है। ठीक, यहाँ तक अगर बात समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। यानी राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठक बुलाने के लिए बाध्य है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे ही नई लोकसभा गठित होकर आए तब बुलाएगा। और दूसरा ये भी बात है कि मान लेते हैं कि कभी संयुक्त अधिवेशन भी करके विशेष अभिभाषण दे सकता है। एक बात आप समझ गए इस चीज़ को ना कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में पहली बात क्या है कि वो सत्र को बुलाता है, अधिवेशन को बुलाता है। दूसरा क्या करता है, उसका सत्तावसान यानी सत्र का अंत भी कर सकता है। लेकिन लोकसभा में किसी भी या राज्यसभा में किसी भी सदन में वह स्थगन नहीं कर सकता है। स्थगन का काम उस सभा का अध्यक्षता करने वाले की है, वो करेगा। लोकसभा में अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में सभापति करता है स्थगन का काम, राष्ट्रपति नहीं करेगा। एक चीज़ और समझिएगा, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वह विघटन करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री सलाह देगा किसे, राष्ट्रपति को, तब वह लोकसभा का विघटन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को क्या है, सदन का आहूत करने के लिए, क्या आहूत करना, अधिवेशन आहूत कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, वो सत्रावसान कर सकता है, ठीक है। तीसरा क्या, विघटन अगर करना चाहे किसका, लोकसभा का, ध्यान रखिएगा, सिर्फ लोकसभा का विघटन कर सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं करेगा वो। तो विघटन भी करना होगा तो पीएम के एडवाइस पे करेगा, यानी पीएम की सलाह पर ही वो ऐसा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। दूसरी बात ये भी समझिएगा क्या कि अगर वो चाहे तो क्या, एक विशेष बात इसमें और रह जाती है, एक तो सत्रावसान कर सकता है, दूसरा सदन वो क्या कहते हैं, अधिवेशन आहूत कर सकता है। हाँ, एक बात बढ़ती क्या, स्थगन जो होता है, स्थगन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। स्थगन वो करेगा कौन, अगर लोकसभा है ना तो उसका अध्यक्ष करेगा, ध्यान रखिएगा स्थगन। और अगर राज्यसभा है ना तो उसमें सभापति करेगा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर कि सत्र का तो आहूत करेगा, है ना, और सत्तावसान भी कर सकता है, विघटन प्रधानमंत्री सलाह पे करेगा। तो क्या स्थगन वो क्यों नहीं करेगा, स्थगन करने का काम उसका नहीं है, किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है ना, उसका आरंभ करवाता है। प्रत्येक 9 वर्ष पर सदन की बैठक को बुलाता है। मैं बार बार इस बात को आप कह रहा हूँ। और जब वो चाहता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित कर देता है। कौन, हमारा राष्ट्रपति। उसे शक्ति है इस बात की, वो वैयक्तिक भाषण भी दे सकता है किसी भी सदन में, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात ये भी है, कहेंगे सर जो भाषण देता है राष्ट्रपति वो कौन तैयार करता है, तो आपको हम बता दें, जो राष्ट्रपति सदन जब आहूत करता है तो जो भाषण देता है उस भाषण को तैयार करने की जिम्मेदारी उसके अधीनस्थ लोगों की है। जहां अनुच्छेद 53 में लिखा गया है ना कि समस्त कार्यपालिका शक्ति कहाँ है, राष्ट्रपति में है, और उन शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारी यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से। यानी मंत्रिमंडल क्या करती है, मंत्रिमंडल तैयार करती है क्या, राष्ट्रपति का भाषण, वही भाषण राष्ट्रपति देता है। इसीलिए जो भाषण लिख के दे दिया जाता है तो सदन में राष्ट्रपति वही भाषण चिल्लाता है, बोलता है। अब मान लीजिए मंत्रिमंडल ने लिखा तो मंत्रिमंडल अपनी उपलब्धियों को लिख देता है, उसमें जो जो तारीफ किए रहेगा सरकार की वही सारी बातें वो बोलेगा राष्ट्रपति। तो लोग कहते हैं राष्ट्रपति भी सरकार का व्यक्ति हो गया। वो सरकार का व्यक्ति नहीं है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसे जो लिख के दिया गया वही तो बोलेगा वो। तो मंत्रिमंडल उसमें वर्तमान सरकार जो हमारी है उसमें होल एंड सोल एक ही पर्सन, यानी कि ये व्यक्तिनिष्ठ गवर्नमेंट है। ये व्यक्तिनिष्ठ का मतलब सीधा है कि यहाँ एक ही व्यक्ति पर पूरा शासन सत्ता देश की चल रही, किस पर, भारतीय क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पे चल रही है। तो पूरा मूव करता है कहाँ, सारी बातें कहाँ रह जाती हैं, उन्हीं तारीफ के पुल बातें बातें सुबह से शाम हो जाती है। यानी उन्होंने जो योजनाएं लाई है, योजनाओं के साथ साथ उनके जो तारीफें की जाती हैं कुछ लोगों को पचता नहीं है। जैसे कोई जब अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी तो कभी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं लोग, तो कहते हैं ये तो राष्ट्रपति ज़्यादा बोल रहे हैं उनके बारे में। लेकिन राष्ट्रपति कोई गलती इसमें नहीं है, उसको मंत्रिमंडल ने जो भाषण दिया है
तैयार करके वही बोलेंगे, वो अपने मन से उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, समझे। यही सिचुएशन किसके सामने है, राज्यपाल के सामने, राज्य में भी है, उसको भी यही करना पड़ता है। समझ गए बातें मेरी आप। अच्छा, एक बात और है कि कोई भी संदेश अगर भेजना चाहे ना तो संसद के किसी भी सदन को भेज भी सकता है राष्ट्रपति, ये भी उसे पावर। कोई लंबित विधेयक है तो भी जानकारी दे सकता है, उस सदन को राष्ट्रपति सूचना दे सकता है। एक बात और है कि 108 एक आर्टिकल क्या है, अगर मान लेते हैं किसी भी विधेयक को, ध्यान दीजिए, किसी भी विधेयक पर, कोई भी विधेयक हो, ध्यान से समझ लीजिए चीज़ों को, किसी विधेयक पर अगर मान लीजिए कि लोकसभा और कहाँ राज्यसभा दोनों में क्या हो गया है, कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है। अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ दोनों सदनों में, किसी बात को लेकर विवाद हो गया उस विधेयक के संबंध में, तो जानते हैं तब संयुक्त अधिवेशन आएगा। क्या है, राष्ट्रपति हमारा क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है और उसमें राज्यसभा लोकसभा एक साथ आती हैं, कहाँ, सत्र में एक साथ बैठती हैं। और यह जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास हमारे, वह कहाँ है, आर्टिकल 108 में है, ध्यान रखिएगा। अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसे है, राष्ट्रपति को, लेकिन उस उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है ना, वो करने का अधिकार किसको है, उसे लोकसभा अध्यक्ष को है। ध्यान रखिए, किसे है, लोकसभा अध्यक्ष को है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये खूब पूछा था सवाल एग्जाम में आपके। यानी 108 क्या है, ज्वाइंट सेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, ज्वाइंट सेशन। यानी अगर कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए तो कब बुलाया जाएगा, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध होगा तभी, अन्यथा नहीं। अगर कोई विधेयक पास हो रहा हो और दोनों सदन सहमति नहीं बना पा रहे हैं विधेयक के संबंध में, तब एक साथ ज्वाइंट सेशन बुलाएगा प्रेसिडेंट, कहाँ, आर्टिकल 108 के तहत, और अध्यक्षता करेगा हमारा कौन, लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में एक शक्ति उसके पास यह भी है कि वह 2020 के पहले था, यानी 25 जनवरी 2020 के पहले राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त थी, अब नहीं है। क्योंकि एक क्या था कि जो आर्टिकल 331 के तहत ये बातें थी कि वह लोकसभा में क्या करेगा, अगर आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ये शक्ति किसके पास थी, राष्ट्रपति के पास। यानी 5 सालों के लिए वह आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन यह कब, 25 जनवरी 2020 के पहले तक था। अब क्या हुआ कि 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, जो कि विधेयक के क्रम में अगर देखा जाए तो 126वां है, उसके द्वारा क्या किया गया संशोधन कि अब लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट नहीं करेगा, यानी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। तो ये समाप्त हो गया। लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अब इस वर्तमान में नॉमिनेट कितने मेंबर हैं, तो कोई भी नॉमिनेट नहीं है। कब से नहीं है, 2020 के बाद अब नहीं रह गया। यानी आंग्ल भारतीय सदस्य, एंग्लो इंडियन का जो पद था, सदस्यता थी, वो समाप्त है। कहाँ, लोकसभा से, तो उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति को अभी एक सदन में मेंबर्स नॉमिनेट करने का पावर है। कहाँ है, अनुच्छेद आर्टिकल 18 सब क्लास 3 में 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करने का किसे पावर है, राष्ट्रपति को है। वो कहाँ, कला के क्षेत्र से संबंधित हो, या साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हो, है ना, या विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हो, या सामाजिक सेवा से संबंधित हो। यानी हम कह सकते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष ज्ञान, इस क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। यानी वर्तमान में अगर आप सवाल किया जाए कि हमारी लोकसभा जो पहले 552 सदस्यों की थी, वह 2020 के बाद कितनी हो गई है, 550 अधिकतम पे जाकर रुकी हुई है। यानी एंग्लो इंडियन फिनिश हो गए। जो राज्यसभा हमारी है, ये राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें कि 238 सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, है ना, ये बात आप समझते होंगे। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। वो 12 मेंबर कहाँ से आएंगे, वो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जो के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, ऐसे लोगों को अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति हमारी क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब ये तो बात हो गई किसकी, नॉमिनेशन करने का।
क्या धन विधेयक के संबंध में भी राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं इस बात को कि संसद के द्वारा कोई भी अगर विधेयक पास कर दिया जाता है तो वो अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति अपनी दे दे, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही बनता है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। जैसे कि कोई विधेयक पास हुआ तो राष्ट्रपति क्या करता है, अंतिम अनुमति देता है, अपनी सिग्नेचर करता है, तब जाके अधिनियम बनता है। लेकिन ऐसे दो विधेयक हैं, जिन दो विधेयक की बात अगर किया जाए, कौन, सबसे पहले धन विधेयक, जो आपका धन विधेयक है उसके संबंध में, और दूसरा क्या, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयक पर क्या होता है ना कि राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति ले ली जाती है। ये जब सदन में पेश होते हैं ना तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आते हैं। क्या, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश होते हैं, यानी बाद में अनुमति कोई महत्ता नहीं है, पहले ही आप अनुमति दे चुके हैं ना। तो यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति बाद में देता है, दोनों सदनों के पास होने के बाद विधेयक पर देता है। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति उनकी ले ली जाती है। समझ के बात, अगर बात समझ गए तो अच्छी बात है। ये भी बात है कि मान ये भी हो सकता है कि जबकि अगर आप देखिए ना आर्टिकल 11 कहेंगे हम, है ना, आर्टिकल 111, जो अनुच्छेद 111 वो कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष आएगा और या उसकी अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उसे अनुमति दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। यानी 111 के तहत जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो क्या कर सकता हो, अनुमति वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, दोनों बात है। यानी नहीं भी दे सकता अनुमति हो, और चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, ये भी बात पहले मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने पहले ही अनुमति दे दिया था। इसलिए सीधे कहा जाता है कि ये दोनों ऐसे विधेयक हैं जिनमें उसे अनुमति देना बाध्य है, देगा अनुमति अंतिम में, क्योंकि पहले ही आप दे चुके हो तो बाद में कहाँ रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। दूसरी बात आप देखते हैं कि राज्य की जो विधानमंडल होता है उसके द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाए तो जो राज्यपाल होता है उसे इस बात की शक्ति मिलती है कि वह क्या करे। आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या रख सकता है, वो सुरक्षित कर सकता है। कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। तो उस पर भी वो चाहता हो तो अनुमति दे राष्ट्रपति और चाहे तो अनुमति ना दे। या ये भी जानिएगा फिर क्या होता कि वो दोबारा फिर क्या होगा, जब कहेगा कि अनुमति दे देंगे तो ठीक है, नहीं दिया मान लो तो पुनर्विचार के लौटा दिया तो कहाँ जाएगा, राज्य विधानमंडल को विधेयक वापस चला जाएगा। फिर राज्य विधानमंडल क्या करेगा, फिर उसे संशोधन करेगा, नहीं भी करेगा फिर भेजेगा तो राष्ट्रपति फिर क्या हो जाएगा, बाध्य। क्या बाध्य है या बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। अच्छा, बाध्य नहीं की अनुमति दे ही हो, यानी यहाँ जबकि संघ में अगर देखा जाता है तो क्या होता है, वहाँ बाध्य हो जाता है। ये डिफरेंट है, ये बहुत छोटी सी बात और बहुत छोटा सा अंतर है कि मान लेते हैं कि विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए उसने विधेयक को भेज दिया हो, लेकिन यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को संशोधन करके या संशोधन बिना किए ही पारित कर दे और राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेज दे तो राष्ट्रपति यहाँ अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि वहाँ बाध्य है कहाँ, संघ में। ध्यान दीजिएगा, जबकि संघ में बाध्य हो जाता है। आप सिवाय धन विधेयक और संविधान संशोधन के को छोड़ करके ही ये प्रक्रियाएं चलती हैं 111 की, नहीं तो नहीं चलती। ध्यान रखिएगा आप, यानी धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ तक कि धन विधेयक के मामले में कौन कुछ नहीं कर पाता है, यह धन विधेयक जो होता है ये लोकसभा में ही पेश होता है और इसको कोई विधेयक धन विधेयक है इसका प्रमाण पत्र कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष बता देता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति लेने के लिए, क्या ये विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक जब गया कहाँ, राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पहले
लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह क्या दे देता है, एक प्रमाण पत्र उसका लगा देता है कि महोदय यह विधेयक एक धन विधेयक है। उसी प्रमाण पत्र के साथ वो कहा जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, तब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है। राष्ट्रपति ये नहीं तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। सभी धन विधेयक क्या होते हैं, विधेयक होते हैं, लेकिन सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो सभी विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं है, लेकिन जो धन विधेयक होता है वो एक विधेयक है, ध्यान रखिएगा, ये बात को भूलेंगे नहीं आप, कोई कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। ठीक, तो धन जो है विधेयक, धन विधेयक ये डिसाइड कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष बताएगा, और प्रमाण पत्र के साथ कहाँ जाएगा, हमारे राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, देखा धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष ने प्रमाणित कर दिया है, उसे नीचा कर देगा। अब वो जब पास हो गया, मान लिया लोकसभा से, क्योंकि धन विधेयक पर एकाधिकार किसका, लोकसभा का है, और जब वो पास हो गया और राज्यसभा के पास गया, जब धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा मान लीजिए कोई विवाद कर रही हो या कोई बात कर रही हो, तो इसके संबंध में ध्यान रखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है कि राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता, लेकिन यहाँ ये हो नहीं सकता है। लिखिए नहीं तो मिस्टर रोहित सुनिए पे ध्यान से, है ना। राज्यसभा अगर मान लो धन विधेयक के संबंध में अगर वो गतिरोध उत्पन्न कर रही है तो ये समझिएगा कि ज्वाइंट सेशन 108 के तहत नहीं बुलाया जाएगा। ना संविधान संशोधन का मामले में कोई गतिरोध होता है तब पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, बात ध्यान रखिएगा आप, इन दोनों कंडीशन नहीं बुलाया जाएगा। अब मान लो धन विधेयक राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा थोड़ा सा विवाद कर रही है तो 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया तो मान लेता है लोकसभा क्या कि राज्यसभा ने पास कर दिया, यानी उनकी टाइम लिमिट कितनी, 14 डेज बस। किसकी, राज्यसभा की, इससे अधिक नहीं है, इससे अधिक नहीं है, किसका, राज्यसभा का। ये लोकसभा पे एकाधिकार किसका है, अरे धन विधेयक पे एकाधिकार किसका है, लोकसभा, है ना। कोई सवाल नहीं, खत्म दिमाग से सवाल कि है अभी कुछ, बताइए। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अगर हम बात करें कि धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है तो आप इसको देख सकते हैं ना, 110 एक आर्टिकल है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो 110 में है। हम लोग आगे जब संसद को पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है ना। धन विधेयक 110 में है। एक होता है किसी नए राज्य का निर्माण हो या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना है, जैसे आर्टिकल 3 जो आपका, ध्यान रखिए, जो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 110 और जो आपका आर्टिकल कौन सा है, 3 और 110, जो अनुच्छेद 3 है जिसमें क्या कहा गया बेटा, कहा गया है कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उसके वर्तमान राज्य क्षेत्र को बदलना है या सीमा परिवर्तन करना है। तो ऐसी स्थिति, जो ऐसे विधेयक होते हैं इनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे विधेयक है जहाँ राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, तो 110 है, धन विधेयक में अनुमति चाहिए। और आर्टिकल जो है 3, जो कि किसी नए राज्य का निर्माण करना चाह रहे हो, सीमा क्षेत्र बदलना चाह रहे हो, तो वो सब करना चाह रहे हो तो वहाँ अनुच्छेद 3 में भी क्या करोगे, पूर्व अनुमति चाहिए। जैसे भारत के संचित से व्यय करने वाला कोई ऐसा विधेयक आ गया जैसे जो धन विधेयक नहीं, 170 जैसे आपका वित्त विधेयक है, या मान लीजिए कोई भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है, या जैसे व्यापार की स्वतंत्रता के संबंधित कोई विधेयक अनुच्छेद 304 जो आपका है ना, 304 है, या आप देखेंगे किसी कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जो राज्य के हित को प्रभावित करता हो, आर्टिकल क्या 274 है ना। तो ऐसे इस टाइप के जो विधेयक आते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, कहाँ, सदन में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रपति के बाद एक शक्ति और है, आर्टिकल 1 to 3। तो ये जो आपका था क्या, राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ, इसमें इतनी सारी बातें हैं। इसके अलावा भी जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति के पास हमारी न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके, ऑर्डिनेंस कब आता है, प्रेसिडेंट कब आर्टिकल 1 to 3 का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश जारी करता है, इस पर चर्चा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बने रहिए, कंटिन्यू आप इसको देखते रहिए सारे लेक्चर्स को। इतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन लेक्चर से कि आपके अंदर एक जो भारतीय संविधान है इसकी एक समझ विकसित होगी। समझ अगर विकसित होती है तो समझिए मेंस को लिखना बहुत आसान है।
किसी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, खुद के अंदर उस सब्जेक्ट को उतारना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। अगर आप में समझ इसकी आ गई तो यूँ समझिए कि बहुत ही आसान है। और संविधान में आपको रटाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके अंदर उतारना चाहता हूँ कि आपके अंदर संविधान को लेकर के समझ विकसित हो, जिससे कि आपको मेंस या प्री कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे एमपी का, किसी भी स्टेट की बात करिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बात हो किसकी, यूपीपीएससी की, किसी की बात करिए, सभी एग्जाम में आपको मेंस में आप देखेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आएगा। जब मेंस का कोई पेपर उठा के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इसको पढ़ा है, बस खाली बचा क्या है उसे फॉर्मेट करके आंसर राइटिंग करके अपने आप को मेंटेन करना। तो बने रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों के बीच तक पहुँचाइए। धन्यवाद।